रामेश्वर प्रसाद वाराणसी के एक छोटे से दुकान के मालिक थे। उन्होंने अपनी 30 साल पुरानी किराने की दुकान को इंटरनेट पर लाने का फैसला किया। उनकी बेटी ने सजेस्ट किया, पापा स्नैपडील ट्राई करो, वो आम आदमी के लिए है। रामेश्वर जी ने एक बेसिक स्मार्टफोन लिया, स्नैपडील ऐप डाउनलोड किया और अपने पूरे स्टॉक की फोटोज खींचकर डाली। पहला ऑर्डर आया, फिर दूसरा, फिर 8। एक महीने में उनकी दुकान की रीच सिर्फ वाराणसी तक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश तक हो गई। रामेश्वर जी के लिए स्नैपडील सिर्फ एक ऐप नहीं थी, वो एक जादू था। वो आम आदमी को बड़ा बनाने का जादू। उनका एक नया कॉन्फिडेंस था, एक नई पहचान। लेकिन 2017 आते आते वो जादू टूटने लगा। ऑर्डर्स आने कम हो गए। जो प्लेटफॉर्म कभी इतनी तेजी से लोड होती थी, अब अटकने लगी थी। कभी कभार डिलीवरी भी टाइम पर नहीं होती थी। रामेश्वर जी कंफ्यूज थे। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटा ऐसा क्या हुआ स्नैपडील को? लोग कह रहे हैं ये बंद होने वाला है, क्या मैंने गलत प्लेटफॉर्म चूज किया? रामेश्वर जी का ये सवाल उस दौर के लाखों सेलर्स और कस्टमर्स के मन का सवाल था। वो कंपनी जो एक वक्त में फ्लिपकार्ट और अमेज़न की आंखों में आग डाला करती थी, जो आम आदमी का चैंपियन बनकर उठी थी, वो अचानक इतनी तेजी से गिरावी के किनारे कैसे आ गई? $6.5 बिलियन से $1 बिलियन तक का सफर, ये इतना भयंकर क्रैश कैसे हुआ? 2014-15 का जमाना था। इंडियन ई कॉमर्स की जंग 3 बड़ी कंपनीज के बीच थी, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और स्नैपडील। हाँ, स्नैपडील, आज जिसका नाम सुनकर आप शायद सोचते हैं, अरे ये अभी भी है। लेकिन एक वक्त था जब स्नैपडील फ्लिपकार्ट और अमेज़न की नींद उड़ाने वाली थर्ड जायंट थी। आमिर खान उसका ब्रांड एम्बेसडर था। उसका वैल्यूएशन $6.5 बिलियन यानी 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये कंपनी जो स्काई में उड़ रही थी, वो इतनी तेजी से नीचे आई कि सबने सोचा ये फॉरएवर डूम हो जाएगी। 2017 तक उसका वैल्यूएशन गिरकर $1 बिलियन रह गया था। 85% क्रैश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्नैपडील की वो सच्ची कहानी जिसमें है एम्बिशन, ईगो, एक डेडली मिस्टेक और फिर एक ऐसा कमबैक जो आपको बिलीव नहीं करेगा। कहानी की शुरुआत 2007 से होती है। 2 दोस्त कुणाल बहल और रोहित बंसल ने एक कंपनी शुरू की। पहले ये कंपनी ऑफलाइन डील्स एंड कूपन्स बेचती थी। नाम था स्नैपडील। लेकिन 2011 में उन्होंने एक ब्रिलियंट मूव किया। उन्होंने अपनी कंपनी को प्योर ई कॉमर्स मार्केटप्लेस में बदल दिया। ये वो दौर था जब फ्लिपकार्ट इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करता था। स्नैपडील का मार्केटप्लेस मॉडल सेलर्स के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल था और यही उनकी सुपर पावर बनी। इन्वेस्टर्स को ये मॉडल बहुत पसंद आया। स्नैपडील फंडिंग की दुनिया का रॉक स्टार बन गया। सॉफ्टबैंक, नेक्सस वेंचर, ब्लैक रॉक जैसे ग्लोबल जायंट्स ने कंपनी में करोड़ों डॉलर डाले। 2015 तक स्नैपडील इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन चुकी थी। कुणाल बहल और रोहित बंसल स्टार्टअप इंडिया के पोस्टर बॉयज थे। लेकिन सक्सेस के चक्कर में स्नैपडील ने वो क्लासिक स्टार्टअप मिस्टेक्स किए जो उसे कोलैप्स के किनारे ले गए। तो उनकी पहले गलती थी द ब्लिट्ज स्केलिंग ट्रैप। स्नैपडील ने दुकान खोली, मार्केटिंग की, डिस्काउंट्स दिए, लेकिन प्रॉफिट की परवाह नहीं की। उनकी स्ट्रैटेजी थी पहले मार्केट कैप्चर करो, प्रॉफिट बाद में देखेंगे। ये स्ट्रैटेजी तब तक ठीक है जब तक आपके पास अनलिमिटेड कैश है। सॉफ्टबैंक के पैसों से स्नैपडील ने आग लगा दी, लेकिन हर सेल पर लॉस हो रहा था। वो यूनिट इकोनॉमिक्स भूल गए थे। उनकी दूसरी गलती थी द कॉस्टली एक्विजिशन। स्नैपडील ने अपने पैसा ऐसे कंपनीज को खरीदने में लगाया जो उन्हें खा गए। 2015 में स्नैपडील ने मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज को $400 मिलियन में खरीदा। ये डील उस टाइम बहुत महंगी थी। फ्रीचार्ज को इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम आई और वो फ्लिपकार्ट, फोन पे और अमेज़न पे से हार गई। यूनिकॉमर्स और वेलकन एक्सप्रेस, इन बैकएंड कंपनीज को खरीदकर भी स्नैपडील अपनी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया। अमेज़न जैसे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले उनकी डिलीवरी स्लो और एक्सपेंसिव थी। उनकी तीसरी गलती थी लूजिंग द कोर फोकस। जब स्नैपडील डिस्काउंट्स देना बंद करता था तो कस्टमर्स डायरेक्टली अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर चले जाते थे। स्नैपडील अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी खो चुका था। न वो अमेज़न जैसे ग्लोबल जायंट था, ना फ्लिपकार्ट जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड। वो बीच में फंस गया था।
2017 आते आते डिजास्टर आ पहुंचा। स्नैपडील के पास चलाने के लिए पैसे खत्म हो रहे थे। सॉफ्ट बैंक जैसे इन्वेस्टर्स अब नया पैसा डालने से डर रहे थे। कंपनी ने 80% एम्प्लॉयज को निकाल दिया। ये एक ब्रूटल फेज था। सॉफ्ट बैंक ने प्रेशर डाला कि स्नैपडील अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट को बेच दे। एक डील $1 बिलियन की टेबल पर थी। कुणाल बैल और रोहित बंसल के लिए ये एक ईगो शैटरिंग मूवमेंट था और फिर उन्होंने वो हिस्टोरिक फैसला लिया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने $1 बिलियन की ऑफर को नो बोल दिया। सबने सोचा ये आखिरी गलती है, स्नैपडील अब बिल्कुल डूब जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है स्नैपडील की सबसे इंस्पायरिंग कहानी। नो कहने के बाद कुणाल बहल और रोहित बंसल ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई, स्नैपडील 2.0। उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। पहली स्ट्रैटेजी थी फोकस ऑन वैल्यू कॉमर्स। उन्होंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट कंपटीशन बंद कर दी। अपना फोकस रखा स्मॉल टाउन्स भारत पर, जहां कस्टमर्स बजट कॉन्शियस हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी थी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ग्रोथ। अब उनका लक्ष्य बड़ा रेवेन्यू नहीं बल्कि हर सेल पर प्रॉफिट कमाना था। और तीसरी स्ट्रैटेजी थी सिंप्लीफाइंग द बिजनेस। उन्होंने फ्री चार्ज जैसे नॉन कोर एसेट्स बेच दिए और अपना पूरा ध्यान कोर ई कॉमर्स पर लगाया और ये स्ट्रैटेजी काम कर गई। 2020 तक स्नैपडील ने प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर ली। वो कंपनी जो $1 बिलियन बेचने को तैयार थी, आज उसकी वैल्यूएशन फिर से बढ़कर $2 to 3 बिलियन हो चुकी है। 2023 में उन्होंने आईपीओ प्लान भी अनाउंस की है। स्नैपडील की कहानी हमेशा याद दिलाएगी कि बिजनेस में सिर्फ फंडिंग और वैल्यूएशन ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी और फोकस भी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें फाउंडर्स की ग्रिट और विल पावर ने एक कंपनी को डेथ से बचा लिया। और हाँ, ये हमें ये भी सिखाती है कि कभी-कभी नो कहना $1 बिलियन के ऑफर से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। क्या इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया? तो कमेंट में जरूर बताएं।